गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा का इतिहास का दूसरा लेसन राजा, किसान और नगर का फोर्थ लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हमने पहले राजा किसान के संबंध, राजाओं के संबंध और नगरीकरण के बारे में इस लेसन में हमने पढ़ा कि प्रारंभिक राज्य कैसे थे, प्रारंभिक राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, राजा से उनके संबंध क्या थे। फिर मौर्य काल के बारे में हमने पढ़ा कि मौर्य काल भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा, उसके शिलालेख के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमने उस समय के राजाओं के बारे में, किस तरह राज्यों का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने किसान के बारे में कि उस समय जो किसान थे वो किस प्रकार से कृषि करते थे और राजा के किसान के क्या संबंध होते थे। उसके बारे में हमने बदलते हुए देहात के बारे में पढ़ा, जनता में राजा की छवि कैसी थी, उपज बढ़ाने के तरीके क्या ढूंढे और प्रारंभिक समाज में क्या भिन्नताएं पाई गई, उन भिन्नताओं के बारे में। फिर भूमिदान क्या था, संभ्रांत ग्रामीण लोग कौन थे और प्रभावती गुप्त के बारे में जिन्होंने भूमिदान किया उसके बारे में पढ़ा हमने। राजा कौन हो सकते थे, केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे या दूसरे लोग भी राजा बन सकते थे। इस तरह से उन सब चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हमने पढ़ा। नगर, व्यापार, नगरीकरण कैसे हुआ, ग्रामीण जनसंख्या का आकार कैसा था, क्या कार्य करते थे, उस समय की उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर, उसमें हम सिक्के और राजा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था, अर्थात चीज़ें खरीदना और बेचना आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। तो आहत सिक्के क्या थे? तो ये आहत सिक्के थे, चांदी और तांबे के सिक्के थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले प्रयोग में लाए गए थे, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों के योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धे की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूसरे देशों में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इसमें यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है।
कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों, क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अब तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? तो यहाँ पर ये देखिए, जो गुप्तकालीन सिक्का दिखाया गया है, सोने का सिक्का है। इस पर कुछ चित्र बनाए गए हैं सोने के सिक्के पर। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि का जो अध्ययन है वो कैसे किया गया? 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलो डॉट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए ए, प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अर्थ अभिलेख शास्त्रियों काम करने के तरीकों के बारे में पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों का अध्ययन करें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें शासक अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि देवनाम अथवा देवताओं का प्रिय और पियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियाँ भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से अभिलेख शास्त्री पता लगाते थे। अब प्रश्न बढ़ता है कि अभिलेखों की सीमाएं क्या है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनमें अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं, उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष
अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों पर विचार करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके हमें। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभिलेखों की सीमाएं क्या थी